चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार रोटेशनल सिमेट्री के बारे में चर्चा की जाती है। रोटेशनल सिमेट्री है क्या? यानी कि घूर्णी समानता या घूर्णन समानता। कहने का आशय यह हुआ कि कितना टाइम कोई आकृति को आप घुमाएं कि पुनः अपनी ही अवस्था में आ जाए, उसी को हम लोग रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, घूर्णी समानता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे एक स्क्वायर हम ले लेते हैं, यहां पर एक स्क्वायर की परिकल्पना कर ले। यहां पर इसको हम, इस साइड को हम लोग पेंट कर देते हैं। तो पेंट किया हुआ साइड को जब एक बार रोटेट करेंगे तो यह पहली दफा में यहां पर आएगा। इसके बनावट पर, शेप और साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक दफा हमने इसको रोटेट किया, या तो आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। तो एक बार हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, यह इस स्थान पे आ गया। दूसरी दफा यदि क्लॉकवाइज यदि हम रोटेट करेंगे तो इस स्थान पर, तीसरी दफा में इस स्थान पर, और चौथी दफा में पुनः अपने स्थान पर। तो एन भुजाओं वाले कोई आपका बहुभुज है, उसका रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे? तो एन ही होंगे। 6 भुजा वाले कोई आपका बहुभुज है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री की संख्या कितने होंगे? तो 6 ही होंगे। 5 भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसका रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे? तो 5 ही होंगे। तो यह कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर 2 आकृति का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, संभवतः बन जाए। यहां देखिए, ये आपका स्टार है और एक आकृति और हम बनाने का प्रयास करते हैं। स्टार जैसा लग रहा है, लेकिन दरअसल यह स्टार है नहीं। स्टार एक्चुअल यह है। यदि आप यह 2 त्रिभुज, 2 ट्रायंगल को लेना, यदि मान लें दोनों ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री का जो है यह कोण बनेगा। तो 6 एंगल है, प्रत्येक आपका 60 डिग्री का, तो 360 डिग्री बहिष कोणों का योगफल हो गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए तो जरा सा। यहां पर यह आपका जो है कोई ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो रहा है। ट्रायंगल बना नहीं बना, यह एक्चुअली जो है स्टार है। तो स्टार में सभी बहिष कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा, यदि आप 1 2 3 4 5 यह एंगल को बना ले या एंगल मान ले, तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। इसी को थोड़ा हम साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप कोण 6 और यहां पर कोण 7 को कंसिडर कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोई भी त्रिभुज हो उसका योगफल 180 के बराबर होता है। गौर कीजिए तो जरा सा, आप इस एंगल को देखिएगा, इस एंगल को देखिए, यह एंगल को देखिए, तो यह किसी का बहिष कोण है। यह किसका बहिष कोण है? तो ध्यान दीजिए, यह भी किसी का बहिष कोण है। देखिएगा, ये जो आप त्रिभुज बना रहे हैं, ये जो त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज यहां पर बनेगा,
यह त्रिभुज का जो है यह बहिष्कोण है, ए वाला जो है बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। तो आप यहां से एक इक्वेशन हासिल कर सकते हैं, कोण 7 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। दूसरा देखिए तो कॉन्सेप्ट जरा सा, सॉरी दूसरा कॉन्सेप्ट, तो कोण 7 का काम हो चुका है, कोण 6 का काम करते हैं। तो कोण 6 भी किसी का बहिष्कोण है, वह किसका बहिष्कोण है जरा सा गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये कोण 6 जो है आपका, कोण 6 देखिए तो यहां पर कोण 6 जो है इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है। तो आप कह सकते हैं कोण 6 बराबर, यह आपका एंगल 5 था, तो कोण 5 प्लस यह एंगल आपका कोण 2 है। तो कोण 6 बराबर कोण 5 प्लस कोण 2। यहां पर ध्यान दीजिए, कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 180। कोण 4 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, प्लस कोण 6, तो कोण 6 के स्थान पर, कोण 6 के स्थान पर नीचे रखेंगे कोण 5 प्लस कोण 2, और कोण 7 के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, कोण 7 के स्थान पर कोण 1 प्लस कोण 3 रखेंगे इक्वल टू 180। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। तो हमने साबित किया कि स्टार में सभी बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, 180 के बराबर होता है। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग परिमाप और एरिया की चर्चा कर लें। तो किसी भी समबाहुभुज का परिमाप क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यह आपका समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा 3 हो जाएगा। कोई आपका स्क्वायर है, इसका जो परिमाप होगा आपका क्या हो जाएगा, तो 4 भी होगा। उसी प्रकार से पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, ये सभी का जो है जितनी भुजा होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। 5 भुजा से घिरी हुई आकृति प्रत्येक a यूनिट का है, तो 5a उसका परिमाप हो जाएगा। 6 भुजा से घिरी हुई आकृति यदि प्रत्येक उसका साइड आपका 2 इकाई है, तो 6 दूना 12 इकाई हो जाएगा उसका परिमाप। तो परिमाप निकालने में कोई कठिनाई नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एरिया की चर्चा करते हैं। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज और हेक्सागोन समषष्ठभुज की परिकल्पना करें। समबाहु त्रिभुज और हेक्सागोन, इस पर समझने में काफी आसानी होती है, ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। तो रिसर्च के तौर पे हम लोग समबाहु त्रिभुज और समषष्ठभुज की कल्पना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इसका जो एरिया होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, इसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि a इकाई वाला आपका साइड है तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। इसका जो परपेंडिकुलर है a वाला आपका कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह a/2 हो जाएगा, a भी a/2 हो जाएगा आपका। तो यह जो है आपका 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, यह आपका परपेंडिकुलर है।
यदि इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा पाइथागोरस के माध्यम से आपका a स्क्वायर माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। आगे का कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो आपका 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो a बाहर आ जाएगा, तो √3a बाई 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर का माप हो गया, यानी कि लंब का माप हो गया, ऊंचाई का मान हो गया। तो यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला कॉन्सेप्ट की ओर। हेक्सागोन की परिकल्पना कर ले। एक हेक्सागोन ले लेते हैं हम लोग। ये आपका सेंटर है, प्रत्येक जो अंदर में जो त्रिभुज बनता है वह समबाहु त्रिभुज बनता है, और ये जो सेंटर का कोण होता है सभी जो है यहाँ पर 60-60 डिग्री का होता है, सब जो है 60-60 डिग्री का होता है। इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यदि ए यूनिट वाला है तो। और ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज बनता है, 6 त्रिभुज, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह तो हेक्सागोन था, तो बड़ी आसानी के साथ इसका एरिया हम लोग निकाल लिए। लेकिन ऑक्टागोन होगा, अष्टभुज होगा, सप्तभुज होगा, तो कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो यह जो आपका हेक्सागोन था, यह सेंटर है। कोई भी समबाहुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए n/4 इंटू भुजा स्क्वायर कॉट π/n होता है। ध्यान लीजिए, रखिएगा, किसी भी समबाहुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए n/4 इंटू a स्क्वायर कॉट π/n होता है। यह जो षष्ठभुज है इसका एरिया भी जो अभी हम लोग निकाले थे, इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग पुष्टि कर ले। तो n के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। 4 इंटू, यदि आपका a यूनिट वाला है तो यह a स्क्वायर हो जाएगा, कॉट π/n, पाई का मान हमेशा 180 के बराबर, तो 180/6 कर लेंगे, ठीक है ना, 180/6 कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, तो यह आपका क्या हो जाएगा 3/2 इंटू a स्क्वायर। अब कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट जो है आपका 30 डिग्री का मान आपका √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3√3a स्क्वायर बाई 2। और समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला था, जो अभी हम लोग एरिया निकाले थे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऐसा ऐसा कितना था, 6 था। काट लीजिएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 3a स्क्वायर √3/2 वही आपका एरिया आया। उम्मीद है यह जो फार्मूला था इसको आप भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले कॉन्सेप्ट की ओर। एक होता है परित्रिज्या और एक होता है अंतः त्रिज्या। परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
यह परित्रिज्या को कैपिटल R से हम लोग डिनोट करेंगे और अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से। तो परित्रिज्या बराबर a बाई 2 साइन पाई बाई n बराबर r बाई cos पाई बाई n। तो यह जो कैपिटल R है परित्रिज्या को डिनोट करेगा और स्मॉल r जो है अंतः त्रिज्या को डिनोट करेगा। जैसे यदि आप एक हेक्सागोन को ले लें तो उसका परित्रिज्या क्या होगा, अंतः त्रिज्या क्या होगा। तो एक हेक्सागोन बना लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अंदर में भुजाओं को छूता हुआ एक सर्किल बनेगा। यह आपका सेंटर है, यहां से इस प्रकार से और यहां से इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यह जो आपका है, ये जो आपका है, यही आपका अंतः त्रिज्या है और यह है आपका परित्रिज्या है। यह आपका परित्रिज्या और यह आपका अंतः त्रिज्या, यह आपका अंतः त्रिज्या। देखिएगा, ये आपका अंतः त्रिज्या, यह आपका सेंटर है। सेंटर से ये जो शीर्ष है, यहाँ पर जो स्पर्श किया है, ये परिधि को स्पर्श किया है, वही आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यह आपका अंदर में स्पर्श किया है, अंतः त्रिज्या है। एक बाहर की ओर भी स्पर्श करेगा। जैसे यहाँ पर एक हेक्सागोन बना ले, एक हेक्सागोन का निर्माण कर लेते हैं और इस प्रकार से संभवतः हमसे बन नहीं पाया अच्छे ढंग से, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपका जो पोर्शन था, यह जो है बाहर की ओर स्पर्श किया, अतः कह सकते हैं यह वाला क्या है, परित्रिज्या, परित्रिज्या है। तो परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का माप को हम लोग यह फार्मूला के माध्यम से कैसे कंसीडर करते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए। पुनः हम लोग एक हेक्सागोन बना लेते हैं। ये आपका परित्रिज्या है और ये आपका अंतः त्रिज्या है। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज हेक्सागोन में बनता है, तो यह आपका a यूनिट का होगा परित्रिज्या, यह आपका a यूनिट का होगा और अंदर में ये आपका जो परपेंडिकुलर है आपका हो जाएगा √3a/2 हो जाएगा। तो यह आपका अंतः त्रिज्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका परित्रिज्या है, यह अंतः त्रिज्या है। फार्मूला के माध्यम से इसको कैसे कंसीडर किया जाए, r बराबर यहां पर a/2 साइन 180/6, ठीक है। ए आपका जो है परित्रिज्या है और परित्रिज्या किसके बराबर है, तो a के बराबर है। परित्रिज्या किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका परित्रिज्या किसके बराबर है, तो a के बराबर है। a/2 साइन, यह कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो परित्रिज्या बराबर a/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो बराबर में a। तो ये आपका परित्रिज्या का मान आ चुका है। चलिए अब अंतः त्रिज्या की हम लोग परिकल्पना कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, अंतः त्रिज्या, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर यह जो आपका फार्मूला है परित्रिज्या का है, इसी से हम लोग अंतः त्रिज्या को कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतः त्रिज्या का मान √3a/2 है। चलिए अंतः त्रिज्या निकालते हैं हम लोग, r/2
cos 180/6 बराबर, यहां पर आप a को लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग a को लिख देते हैं ry cos 30 डिग्री बराबर a। r बाय cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर a। कैलकुलेशन कर लेंगे, r बराबर √3/2 है। तो यह आपका क्या हो गया, अंतः त्रिज्या हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। यूलर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि इसका उपयोगिता जो है 2 डायमेंशनल फिगर में नहीं है, इसकी उपयोगिता जो है 3 डायमेंशनल फिगर में होता है। बहरहाल इसकी हम लोग चर्चा कर लें। यूलर फॉर्म है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, एक आकृति हम लोग बनाते हैं, जैसे यह एक सॉलिड क्यू है, यह एक सॉलिड क्यू है और यह एक हॉलो क्यू है। यह एक हॉलो क्यू है। इससे ज्यादा क्लियर होगा। इसका जो प्रॉपर्टीज है वह यह है कि इसमें 6 फलक होते हैं, फेस होते हैं, 12 जो किनारा होता है और 8 शीर्ष यानी कि कोना होता है। देखिएगा, ये जो है आपके कोने हैं, तो 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे, तो 8 कोना हो जाएगा। और आपके जो है फलक कितने हैं, तो देख लीजिएगा, इसमें पता चलेगा 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक यानी कि फेस, 4 फलक जस्ट नीचे, 5 फलक और इसका जस्ट पीछे 6वां फलक, यानी कि 6 फेस हैं। और इसके किनारे कितने हैं, इसमें पता चलेगा 1 किनारा, 2, 3 और यह 4, 5, 6, 7 और 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8, और 4 जो है चारों तरफ, 1, 2, 3 और 1, 4, यानी कि कुल 12 किनारे हैं। तो कोई भी आपका जो क्यूवाइड है या क्यू है, इसमें खासकर क्यू में देख लीजिएगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि 8 कोना होंगे, 12 किनारे होंगे और 6 जो है फलक यानी कि फेस होगा। प्रत्येक जो किनारा होता है क्यू में आपस में बराबर होते हैं, क्यूवाइड में अलग अलग होते हैं, लेकिन क्यू में जो है प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग यूलर फॉर्म पर सेट करते हैं। तो यूलर फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहां पर आपका F प्लस भी माइनस E बराबर 2। यह F का मतलब है कि फेस, तो इसमें फलक यानी कि फेस कितने हैं, तो 6 फेस हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि 6 फलक वाले 12 किनारे रखने वाले कोई आकृति का शिरोबिंदु क्या होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फेस है कितने हैं, तो 6 है। यह V4 यानी कि वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, तो शीर्ष कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है ना। E4H यानी कि किनारे, तो किनारे कितने हैं, 12, यानी कि यह 14 में से 12 को घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यह यूलर फॉर्म जो है संतुष्ट करता है। आप जो है कोई प्रिज्म को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम एक प्रिज्म की कल्पना करते हैं। भुजा वाला एक प्रिज्म है, 6 भुजा वाला एक प्रिज्म ले लेते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, यूलर फॉर्म कहता है F प्लस V माइनस ई बराबर 2। F यानी कि फेस, तो इसका फेस कितना है ध्यान दीजिएगा, 6 फेस तो इसके कर्व क्षेत्र में है, चारों तरफ 6 फेस है। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 फेस चारों तरफ है और 1 फेस ऊपर और 1 फेस नीचे, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 फेस हो जाएंगे। वर्टेक्स इसके कितने हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 12 इसके क्या है तो वर्टेक्स हैं। 12 क्या है, वर्टेक्स हैं। एज यानी कि किनारा कितना है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह आपका कितना किनारा है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 किनारा ऊपर और 6 किनारा नीचे, और ये सभी 6 किनारे हैं, 2 किनारा छिपा हुआ है दोनों में। तो इस प्रकार से किनारों की संख्या कितनी हो गई, तो 18 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यह आपका साबित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूलर फॉर्म को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम लोग बहुत सारी जानकारी को हासिल किए हैं, परंतु जो आपका डायगोनल है उसका जो लंबाई है प्रत्येक पॉलीगोन में एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि आप स्क्वायर की परिकल्पना करें तो उसमें जो डायगोनल होगा उसका प्रत्येक का लंबाई आपस में समान होगा, लेकिन हेक्सागोन में नहीं होता है। हेक्सागोन में देखिए तो जरा सा उनका लंबाई को हम लोग अलग अलग कैसे कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। तो एक हम लोग हेक्सागोन बना ले, तो हेक्सागोन में एक आपका विकर्ण ए होंगे और दूसरा विकर्ण ए होगा। विकर्णों का जो माप है अलग अलग होते हैं। स्क्वायर में दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे, रेक्टेंगल में भी दोनों समान होंगे, लेकिन हेक्सागोन में, ऑक्टागोन में आदि में अलग अलग विकर्णों का माप होगा। इसमें विकर्णों का माप हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, यदि ए यूनिट वाला, यदि आपका एक षट्भुज है, आप जानते हैं कि अंदर में जो ट्रायंगल बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और प्रत्येक का माप जो है ए यूनिट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है तो परपेंडिकुलर है, यह आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से यहां मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है तो 120 डिग्री का, यहां से यहां 60 डिग्री और यहां से यहां पूरा 60 डिग्री, जो कि 30 डिग्री के भाग में बढ़ जाएगा। क्योंकि बाइसेक्ट रेखा है ना, परपेंडिकुलर है समबाहु त्रिभुज में, तो यह 2 बराबर भागों में अंदर वाला एंगल को विभक्त कर देगा, तो 30 डिग्री का होगा। स्वाभाविक सी बात है, परपेंडिकुलर है तो यह आपका कितना डिग्री का तो 90 डिग्री का, तो जो शेष यहाँ पर जो एंगल बचेगा वह कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ माप जो हो जाएगा इसका √3a/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ इसका माप हो जाएगा √3a/2। अतः कह सकते हैं कि पूरा का जो माप होगा √3a/2 × 2, यानी कि आपका √3a यूनिट। चलिए आइए इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि आपका यह a यूनिट का है, यह भी a यूनिट का है, तो यहाँ से यहाँ जो आपका विकर्ण का माप होगा वह कितना हो जाएगा तो आपका 2a इकाई का हो जाएगा। चलिए आइए इसी को पुनः हम लोग रिवाइज कर लें। एक हेक्सागोन बना लेते हैं, एक हेक्सागोन बना लेते हैं। यहां पर हम लोग ध्यान दीजिए, एक विकर्ण तो आपका ये हो जाएगा,
और दूसरा विकर्ण आपका ए हो जाएगा। इस विकर्ण का माप हम दूसरा रूप में कैसे कंसीडर करेंगे? यह है आपका 90 डिग्री, यह है आपका 30 और यह है आपका कितना? तो 60 डिग्री। ठीक है, यह है आपका भुजा का माप, यहां से यहां a/2 हो जाएगा और यह आपका यहां से यहां a हो जाएगा। इसका माप निकालना है तो दूसरा रूप में कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूला पर cos a बराबर b² प्लस abc, यहां पर भुजाओं को डिनोट कर रहा है, प्लस c² माइनस a² बाय 2bc। उसी प्रकार से cos b बराबर a² प्लस c² माइनस b² बाय 2ac। ठीक उसी प्रकार से cos c बराबर b² प्लस a² माइनस c² बाय 2ab। तो गौर कीजिएगा, कोई भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का माप दिया हुआ हो और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो सामने के भुजा का माप हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूला के माध्यम से निकाल लीजिएगा। तो cos 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का माप निकाल रहे हैं, तो cos 60 डिग्री बराबर a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस, यदि आप इसको x से डिनोट कर लेते हैं तो माइनस x² बाय 2 इंटू a/2। कैलकुलेशन कर लीजिएगा cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। यहाँ पर आपका a² प्लस a4/4 माइनस x² बाय यहाँ पर a², क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a²/2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर a² प्लस a4/4 माइनस x²। आगे का कैलकुलेशन इसको इस तरफ लेके चले आइए, x² बराबर हो जाएगा a² प्लस a4/4 माइनस a² बाय 2। x² बराबर हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5a² माइनस a² बाय 2। अगला कैलकुलेशन x² बराबर में एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5a² माइनस यहाँ पर आपका 2a²। कैलकुलेशन कर लेंगे आगे, तो आपका हो जाएगा 4x² बराबर हो जाएगा आपका 3a²। ठीक है ना, x² बराबर हो जाएगा 3a² बाय 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा √3a² बाय 4। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, √3 ज्यों का त्यों ये बाहर आ जाएगा और यह 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका यह x का माप आ गया √3a/2 हो गया। और ठीक इसके सामने वाला भी उतना ही होगा, अतः यह पूरी की लंबाई निकालने के लिए 2x को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से दो भुजाओं का माप दिया हुआ हो, उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ हो, तो सामने वाला भुजा का माप के लिए ये फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ऑक्टागोन के बारे में समझ लें। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ऑक्टागोन में 8 भुजाओं की संख्या होती है। यही आपका क्या है? तो ऑक्टागोन है। और ऑक्टागोन में प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 135 डिग्री के बराबर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपका विकर्ण यह होगा
दूसरा विकर्ण ए होगा, तीसरा विकर्ण ए होगा। तीनों विकर्णों का माप अलग अलग होंगे। इतना तो हम लोग भली भांति समझ ही रहे हैं। यदि ए यूनिट वाला है यहाँ पर और यह आपका कितना बन रहा है, तो 135 का 135 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह दो भुजाओं का माप दिया हुआ है और दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है। तो तीसरी भुजा का माप हम लोग निकाल लेंगे। यह ए यूनिट वाला है, ए भुजा का माप आ गया। यह भुजा का माप जो है दिया हुआ है ए यूनिट वाला। यह आपका एंगल भी आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है। यह एंगल आप निकाल भी सकते हैं। तो जब ये दो भुजाओं का माप दिया हुआ है, ए वाला भुजा, बीच का यदि एंगल पता चल जाए तो यह तीसरा भुजा का माप आ जाएगा। जब तीसरा भुजा का यह माप आ जाएगा, इसका जो है माप दिया हुआ है और इसका बीच का एंगल पता चल जाएगा, तो यह वाला भुजा का माप आ जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक अलग अलग डायगोनल का अलग अलग माप को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एक बार पुनः इस पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ऑक्टागोन दे दे और प्रत्येक विकर्ण का माप पूछे तो कैसे निकालेंगे? चलिए ध्यान दीजिए। तो एक अष्टभुज की परिकल्पना कर ले हम लोग। यही एक अष्टभुज है। इसका यह केंद्र बिंदु है। इसमें कई प्रकार के विकर्णों का निर्माण होता है। पहला विकर्ण आपका यहां से यहां, यह दो साइड वाला। दूसरा विकर्ण यहां से यहां, ध्यान दीजिए, ये आपके 1, 2 और 3 साइड वाले। और अगला विकर्ण यहां से यहां बनेगा, ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4 साइड वाले। इस प्रकार से आप विकर्णों की संख्या की पुष्टि कर सकते हैं और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है। इसी को थोड़ा रिफ्रेश करके हम लोग देखें, अलग अलग विकर्णों का जो मान है, यानी कि उसका जो लेंथ है, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यदि यह अष्टभुज है, यह आपका अष्टभुज है, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि 135 डिग्री का कोण बनेगा। यदि साइड सभी के ए हैं, ए यूनिट लिए हैं, तो दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल भी दिया हुआ है। तो सामने के साइड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका cos 135 डिग्री बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। इसके माध्यम से हम लोग x का, यहां पर यह x का मान निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक अष्टभुज की परिकल्पना करते हैं हम लोग। इसका यह केंद्र बिंदु है। एक साइड यहां से यहां देखेंगे, यह विकर्ण है, ये आपका साइड है। तो ये दोनों का ये विकर्ण हुआ एक, और दूसरा विकर्ण यहां से यहां हो सकता है, तीसरा विकर्ण यहां से यहां हो सकता है। यह विकर्ण की पुष्टि हम लोग कर चुके हैं। दूसरा विकर्ण की पुष्टि करते हैं, यानी कि 1 और 2 साइड वाला विकर्ण की पुष्टि कर चुके हैं। ये तीसरा साइड 1, 2 और 3 साइड का विकर्ण की पुष्टि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामने से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, सामने से परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो यह आपका कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यह आपका कितना बनेगा, तो 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो यह जो आपका विकर्ण बना था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह विकर्ण जो बना था, इसकी पुष्टि हम लोग कर चुके हैं। दूसरा विकर्ण की हम लोग पुष्टि करने वाले हैं। तो यह वाला विकर्ण का मान निकाल रहे हैं हम लोग। ध्यान देंगे, यहाँ पर
यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और यह कर्ण जो होता है इसका, यह बेस का √2 गुना होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू a/√2 हो जाएगा। यहां से यहां इसका माप a यूनिट है, तो यहां से यहां भी माप इसका a यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक विकर्ण की रचना कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। अगला जो विकर्ण निकालेंगे, ध्यान देंगे, यहां से यहां इस प्रकार से और यह इस प्रकार से, यह वाला विकर्ण का जो लंबाई निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो जरा सा, अगर यह वाला विकर्ण का लंबाई निकालना है तो 1 2 3 जो साइड्स हैं उसका जो है विकर्ण की हम लोग पुष्टि कर चुके हैं। चलिए ध्यान देंगे, एक ऑक्टागोन हम लोग बना रहे हैं, अष्टभुज, उनके अलग अलग विकर्णों का मान हम लोग निकालेंगे। एक विकर्ण का मान निकाल चुके हैं, यह एक साइड और 2 साइड वाला। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा साइड 1 2 और 3 साइड वाला हम लोग विकर्ण निकालते हैं। तो 3 साइड वाला विकर्ण कैसे निकाला जाएगा, इसका तो मान a यूनिट लिए हैं हम लोग, सामने से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, सामने से परपेंडिकुलर। क्योंकि यहाँ पूरा आपका 135 है, पूरा यहाँ से यहाँ, यह आपका 90 है, तो यह आपका कितना हो जाएगा 45। यह आपका 90 है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज बना। यहां से यहाँ a यूनिट है, तो यहां से यहाँ भी आपका a यूनिट हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपका परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, और हाइपोटेनस बेस का √2 गुना होता है, अर्थात जो बेस होगा a/√2 इकाई का हो जाएगा। जब यहां से यहां जो लंबाई जितनी है उतना ही लंबाई यहां से यहां भी हो जाएगी, इसका भी मान कितना हो जाएगा a/√2 यूनिट। इस प्रकार से आपका 3 साइड से घिरा हुआ आप यह विकर्ण की लंबाई की पुष्टि कर सकते हैं। हम लोग एक ऑक्टागोन की रचना करते हैं। यही आपका एक ऑक्टागोन है, 2 साइड वाला विकर्ण की पुष्टि किए, 3 साइड वाले विकर्ण की पुष्टि किए, अब 4 साइड वाले विकर्ण की पुष्टि कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 4 साइड वाला विकर्ण की पुष्टि करते हैं ए, और इसका जो मान था, इसका मान यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाले थे, यह आपका a/√2 यूनिट का था, यह a था, और यह वाला भी आपका क्या था, a/√2 यूनिट का था। अब ध्यान देंगे, यह तो आपका क्या है, तो 45 डिग्री था, 45 डिग्री। अब पूरा यहां से यहां 135 है, तो यह आपका कितना बच गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, z यूनिट मान लेते हैं। तो यह z का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह z बराबर क्या हो जाएगा, √, यह आपका a² प्लस a/√2 प्लस a प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विकर्णों की लंबाई की पुष्टि हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।